और इसी बीच में एक और बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। बीएचयू के नए कुलपति सुधीर जैन ने पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने से पहले सुधीर जैन ने काल भैरव के दर्शन किए हैं। नए कुलपति को लेकर लापता के पोस्टर लगाए गए थे। बीएचयू कैंपस में नए कुलपति को लेकर लापता के पोस्टर लगाए गए थे और अब खबर आ रही है कि सुधीर जैन बीएचयू के नए कुलपति बने हैं और उसके पहले पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए हैं, जो कि वाराणसी के कोतवाल हैं। और वाराणसी में उनके दर्शनों के बगैर कोई भी कार्य पूरा नहीं माना जाता है। तो वहां पर पहुंचकर काल भैरव जाकर पदभार ग्रहण करने से पहले काल भैरव के दर्शन किए हैं नए कुलपति सुधीर जैन ने, जिनके लापता होने के पोस्टर लगा दिए गए थे। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, ये पूरा माजरा क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। राजेंद्र जी, जो नए वीसी हैं उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने बाबा विश्वनाथ जो बीएचयू परिसर स्थित मंदिर है वहां पर दर्शन पूजन किया। लेकिन आपको बता दूं कि एक लंबे समय से वीसी के आने की तो सूचना थी परिसर में कि नए वीसी आ रहे हैं, लेकिन वीसी पहुंच नहीं पाए थे, जिसे लेकर छात्रों में असंतोष की स्थिति थी। और सिर्फ छात्रों में ही असंतोष की स्थिति नहीं थी, बल्कि बीएचयू परिसर के जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनमें भी असंतोष की स्थिति थी। और इसी का नतीजा था कि बीएचयू के छात्रों ने अपने परिसर में लापता वीसी के पोस्टर तक लगा दिए थे। अब नए वीसी ने पदभार ग्रहण कर लिया है सुधीर कुमार जैन ने, और अब इनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एबीपी गंगा इन्हें बता रहा है कि चुनौतियां क्या है। चुनौतियां मुख्य रूप से अगर बात करें तो सामने कोरोना की तीसरी लहर है और अस्पताल में कोविड मैनेजमेंट को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं हो जिससे आम जनता संतुष्ट रह सके, ये बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही वो परिसर में शिक्षकों के बीच बड़ी गुटबाजी का माहौल देखने में आया है। तो अब जो नए वीसी हैं ये जो गुटबाजी है, इस गुटबाजी से कैसे निपटते हैं, क्या कोई हल निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और छात्रों का जो असंतोष इनके परिसर में न आने से फैला हुआ है, क्या ये असंतोष आगे भी रहेगा, क्या ये इसे शांत कर पाएंगे, क्या छात्रों और शिक्षकों के बीच में जो दूरियों का माहौल अक्सर टकराव की स्थिति को उत्पन्न करता है, नए वीसी उसको कम कर पाएंगे। पिछले दिनों जिस तरह से घटनाएं होती रही लगातार छात्रों के बीच, कहीं कि कभी कभी मारपीट की घटनाएं भी होती हैं, पथराव भी होते हैं, नए वीसी का ऐसा कौन सा प्लान सामने आता है जो इन घटनाओं को रोकने में खासतौर पर सहायक होता है। ये बड़े चैलेंज इनके सामने। इसके साथ ही जो अगर बात करें अस्पताल की व्यवस्था, दूसरे अगर बात करें तो छात्रावासों की व्यवस्था, तीसरी अगर बात करें तो शिक्षा का जो नया पैटर्न चला हुआ है कि ऑनलाइन शिक्षा को किस तरह से सुचारू किया जाए, कोविड की तीसरी लहर में किस तरह से छात्रों को तकलीफ न हो, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं इनको सुचारू करना नए वीसी के लिए बड़े चैलेंज है। अब देखना होगा कि पहले से जो वीसी इनको लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है परिसर में, वो इन सारी समस्याओं से कैसे निपटते हैं, किस तरह से नए वीसी के तौर पे अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं कहीं न कहीं जो पिछली समस्याएं हैं उनका निदान करने में सबसे बेहतर सिद्ध होता हूँ। जी राजेश, बहुत धन्यवाद आपका नीतीश, आपने विस्तार से तमाम तथ्य हमारे दर्शकों के सामने रखे इस सारे मामले से जुड़े हुए। और आइए बात करते हैं कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,228 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 12,327। और अगर नोएडा की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 721 नए कोविड मामले यहां पर सामने आए हैं। नोएडा में 2,404 कुल एक्टिव केसेस हो गए हैं। गाजियाबाद में 607, लखनऊ में 577 और मेरठ में 411 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और ये चिंता की बात और सतर्क करने वाली बात सभी को। 4,228 नए मामले सिर्फ पिछले 24 घंटों में। नोएडा में फिर से 721 नए कोविड मामले। कुल 2,404 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त नोएडा में। तो नोएडा वासियों को तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है इस वक्त। और आपको बताएं कि चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक है। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत है।
इसमें अलग अलग राज्यों में चुनाव कितने चरणों में और कैसे संपन्न हो, इस पर बात होगी। इसके अलावा अन्य नियमों पर भी आखिरी फैसले की आज उम्मीद है। और पिछली बैठकों में चर्चा इस बात पर भी हुई कि कैसे बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाकर कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। तो चुनाव की तैयारियों पर निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक, कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होगी और अधिसूचना और कितने चरण में चुनाव हो, इस पर आखिरी फैसला होगा। कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। बड़ी रैलियों और जनसभाओं के लिए क्या नियम हो, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। चुनाव की तारीख क्या हो, कितने चरणों में चुनाव हो, किस तरीके से चुनाव हो, इन सब बातों पर आज बड़ी बैठक चुनाव आयोग की। तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक, कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। कब अधिसूचना जारी की जाए, कितने चरणों में चुनाव हो, किस तरीके से चुनाव हो, बड़ी रैलियां और जनसभाएं इनको होने दिया जाए, न होने दिया जाए, किस तरीके से होने दिया जाए, इस पर चर्चा होगी। सीधा अविनाश तिवारी के पास चलते हैं। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि इस संबंध में सबसे बड़ा अपडेट उनके पास क्या है। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? क्या बैठक शुरू हो चुकी है या अभी भी शुरू होने वाली है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो चुनाव आयोग की जो अधिकारियों के साथ बैठक है अपने, वो शुरू हो चुकी है। चूंकि अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में विधानसभा के, उन 5 राज्यों के विधानसभा से पहले वहां के आला अधिकारियों से बातचीत कर लिया है। वहां की तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों से भी बातचीत कर ली है। सभी राज्यों की सभी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव समय से कराने के लिए कहा है और सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और डीजीपी हैं, उनके साथ भी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है चुनाव आयोग के द्वारा। कल अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर अपडेट दिया कि आगे किस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल सकता है और किस तरीके से बचाव करते हुए चुनाव कराए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट दिया। इसके बाद अगर बात करें, कल देर शाम तक गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बैठक की चुनाव आयोग ने कि जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां सुरक्षा की दृष्टि से गृह मंत्रालय के पास क्या कुछ अपडेट है और कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव आयोग को चाहिए होगी, जिससे कि चुनाव सुरक्षित तरीके से सकुशल संपन्न कराया जा सके। इसको लेकर अब बैठक हो चुकी है। तो चुनाव आयोग ने अपने तमाम तरह जो अन्य एजेंसियां हैं उनके साथ बैठक कर ली है। आज अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है और अंतिम रूप दे रहा है चुनाव की घोषणा से पहले कि किस तरीके से जिन राज्यों में चुनाव है वहां क्या क्या नियम बनाए जाए, रैलियों को लेकर क्या नियम रहे और जो वहां पे तमाम सारे उम्मीदवार रहेंगे उनको लेकर क्या नियम रहने चाहिए। तो तमाम सारी चीजों को लेकर मंथन कर रहा है और आज शाम तक चुनाव आयोग अपनी पूरी जो मंथन है उसको, रणनीति को तैयार कर लेगा और कल के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। कभी भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के चुनाव का ऐलान कर सकता है और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में अधिसूचना जारी होने के बाद जो तमाम सारी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो रुक जाएंगी। बहुत धन्यवाद आपका।